हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसी यानी एसोसिएटेड कोर्स जो पॉलिटिकल साइंस का, जिसका भी एसोसिएटेड कोर पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए यह वीडियो है। तो यह सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए है, क्योंकि जो एसोसिएटेड कोर्स सेमेस्टर 1 में रखता है वो सेमेस्टर 2 में एसोसिएटेड वोकेशनल रखता है। अगर आप लोग एसोसिएटेड कोर्स सेमेस्टर 1 में रखे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको हम कराएंगे इसका सिलेबस का फुल क्वेश्चन आंसर जो आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। देखिए आप लोगों का सिलेबस यहाँ है, कोर्स कंटेंट। आप लोग का सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस है यूनिट 1 में पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें व्हाट आर पॉलिटिकल क्वेश्चन यानी कौन से पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्या पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नेचर एंड पॉलिटिकल थ्योरी यानी प्रकृति पढ़ना है, और पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में देख सकते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स को कैसे समझें, ये पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में पावर यानी शक्ति पढ़ना है। यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का सिद्धांत पढ़ना है। यूनिट 5 में फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 6 में इक्वलिटी यानी समानता के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 7 में है सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी यानी नागरिकता और लोकतंत्र, इन सब के विषय में पढ़ना है। तो देखिए आप लोग का पैटर्न जानते होंगे। आप लोग का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गया। और 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। इसमें दिया जाता है 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनाना होता है। इसी प्रकार 15 चौका 60 हो गया। इस प्रकार तीनों को ऐड कीजिएगा तो 75 मार्क्स हो जाएंगे। इसी प्रकार आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले 1 मार्क्स का 25 क्वेश्चन कर लीजिए जो आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। पहला प्रश्न है राजनीतिक प्रश्न क्या होते हैं, यानी राजनीतिक प्रश्न किसे कहते हैं, कह सकते हैं वे प्रश्न जो शासन, सत्ता, न्याय और समाज से जुड़े होते हैं उसे राजनीतिक प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है यानी पॉलिटिकल थ्योरी क्या क्या है। तो राजनीतिक से संबंधित विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन क्या ही, यही राजनीतिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3 है मानक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो मानक राजनीतिक सिद्धांत यह बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो यह वास्तविक तथ्यों और अनुभवों पर आधारित होता है, यानी अनुभव पर आधारित राजनीति से वही कहा जाता है अनुभवजन्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है उदारवादी परंपरा का मुख्य आधार क्या है। तो उदारवादी परंपरा का मुख्य आधार हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्क्सवादी सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता पर आधारित है। आप लोग जानते होंगे कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दिया था मार्क्सवाद का सिद्धांत, जिसने जो आप लोग देखते हैं डिफरेंस, किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बहुत खाने के पैसे नहीं हैं, तो ये जो आर्थिक असमानता है उसी को कम करने के लिए मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया गया था। नारीवाद दृष्टिकोण क्या है, यानी फेमिनिस्ट कहते हैं नारीवाद को इंग्लिश में। यह महिलाओं के अधिकार और समानता पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर आधुनिकवाद क्या है। उत्तर आधुनिकवाद यह पारंपरिक विचारों की चुनौती देने वाला दृष्टिकोण है, यानी जो पारंपरिक विचार रहते थे उनको दृष्टिकोण चुनौती यानी चैलेंज करने वाला दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 9 है शक्ति क्या है, जो आप लोग को पढ़ा है पावर क्या है, जो आप लोग का सिलेबस था। शक्ति दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति क्या है। तो मैक्स वेबर के अनुसार अपनी इच्छा को दूसरे पर लागू करना की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति, मैक्स वेबर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति क्या है, यानी रॉबर्ट डहल के अनुसार अब की बार एक व्यक्ति दूसरे को वह करने को मजबूर करे जो वह नहीं करना चाहता। रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है मिशेल फूको शक्ति को कैसे देखते हैं। तो मिशेल फूको शक्ति हर जगह फैली होती है और ज्ञान से जुड़ी होती है। तो ये मिशेल फूको का विचारधारा है। न्याय क्या है, जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, सबके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार हो, यानी किसी के पक्ष में न जाकर एकदम समान व्यवहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है वितरणात्मक न्याय क्या है। तो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। क्वेश्चन नंबर 15 है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत समानता और निष्पक्षता पर आधारित न्याय है। रॉबर्ट नोजिक का विचार क्या है। तो रॉबर्ट नोजिक का विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम राज्य का समर्थन है। क्वेश्चन नंबर 17 है
स्वतंत्रता क्या है, यानी व्हाट इज़ फ्रीडम। तो फ्रीडम आंसर है बिना बाधा के कार्य करने की क्षमता, यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना आए। क्वेश्चन नंबर 18 है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, बाहरी हस्तक्षेप का अभाव, यानी कोई आप कार्य कर रहे हैं तो बाहरी हस्तक्षेप, यानी कोई बाहर का कह सकते हैं, कोई बाहरी पर्सन आप लोग को कार्य जो भी कर रहे हैं उसमें बाधा ना डाले, तो उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, समानता क्या है। तो सभी को समान अधिकार और अवसर देना। अवसर देना यानी आप लोग को कह सकते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आया तो सभी लोग फॉर्म भर सके, तो हो गया क्या, अवसर देना। समानता और स्वतंत्रता का संबंध क्या है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी पूरक किसे कहते हैं, आप भी समान हैं यह भी समान है, तो दोनों को पूरक कह सकते हैं, यानी इक्वल कह सकते हैं। लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है, तो आप लोग ये पढ़े भी होंगे, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। आप लोग यह जो स्टेटमेंट है यह दिया था अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है नागरिकता क्या है, यानी सिटीजनशिप। राज्य के का सदस्य होने की स्थिति और अधिकार पाना, यही नागरिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनता की भागीदारी और समान अधिकार सुनिश्चित करना क्या कहलाता है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आधुनिक नागरिकता में क्या शामिल है। तो आधुनिक नागरिकता में नागरिक, राजनीति और सामाजिक अधिकार शामिल है। यहाँ से आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और यहाँ देखिए आप लोग को 10 क्वेश्चन देने वाले हैं आज। देखिए यहाँ से यूनिट 1 का क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रश्न क्या होते हैं, जो आप लोग का यूनिट 1 में सिलेबस था उसी का आज क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ राजनीतिक प्रश्न क्या होते हैं, विस्तार से समझाइए। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देखें, टोटल आप लोग को 15 क्वेश्चन देंगे। 15 क्वेश्चन से आप लोग का फिक्स है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और 15 मार्क्स का, इसी से सब मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन हो सकता है कुछ डिफरेंट आ जाए, बट जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को बताएं, राजनीतिक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो समाज में सत्ता, शासन, अधिकार, न्याय, समानता और संसाधनों के वितरण से संबंधित होते हैं। तो राजनीतिक प्रश्न कैसे होते हैं, जो समाज के लिए हो, शासन कैसा हो रहा है, अधिकार, ये सबको न्याय मिल रहा है, सभी को समान है, इन सब पर अच्छे वितरण के लिए ही, अच्छे वितरण को ही राजनीतिक प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्न यह तय करते हैं कि समाज में कैसे संगठित होगा, यानी समाज कैसे संगठित होगा, कौन शासन करेगा और किस प्रकार नियम लागू होंगे। उदाहरण के लिए किसे अधिकार मिलना चाहिए, राज्य का कार्य क्या होना चाहिए, समानता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाएं। ये सभी राजनीतिक प्रश्न हैं जो आप लोग को ये प्रश्न दिख रहे हैं, किसे अधिकार मिलना चाहिए, राज्य का कार्य क्या होना चाहिए, समानता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो ये क्या हो गए, ये राजनीतिक प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है, आप लोग भी प्रयास कीजिए क्या पॉइंट में लिखने का। राजनीतिक प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था और न्याय स्थापित करना होता है। यह केवल सरकार तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक संबंधों और संस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव भी राजनीतिक प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव भी ये राजनीतिक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रश्न समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। पहले राजतंत्र और सामंतवाद का मुख्य मुद्दे प्रमुख थे। तो यहाँ कहना चाहता कि पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में लोगों को उतना न्याय नहीं मिला था। आप लोग एक कहानी सुने होंगे या नहीं, आप लोग कहानी सुने होंगे कि राजा, जब पहले राजा होता था ना, तो वो क्या करता था अपनी प्रेमिका के लिए, मैंने सुना है, ये रियल घटना है, क्यों लोकतंत्र ज़रूरी है, क्यों समानता, न्याय, ये सब ज़रूरी है, आप लोग समझिए। जब पहले एक राजा हुआ करता था, पता नहीं नाम नहीं है, तो नाम पता नहीं है, तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि एक राजा हुआ था, तो वो अपनी प्रेमिका के साथ, जैसे कह सकते हैं आप लोग नदी के किनारे बैठते हैं, समुद्र के किनारे, उसी प्रकार राजा बैठा था अपनी प्रेमिका के साथ। तो वहाँ नाव चला रहे थे, जो नाविका थे, जो नाव चलाते हैं वो सब नाव चला रहे थे। तो राजा की प्रेमिका ने कहा, क्या कहा कि मुझे जो नाविक चला रहे थे, नाव चला रहे थे, उन नाविकों को डुबा देना है। तो राजा ने ऑर्डर दिया और जो नाव चलाने वाले लोग रहते हैं उनको डुबा दिया पानी में। और उसी को देख देख के रानी, जो भी राजा का प्रेमिका था, उसको मज़ा आता था। तो इसी प्रकार 3 व्यक्ति को राजा
राजा की प्रेमिका के आदेश पर राजा ने डुबा दिया। तो इसीलिए न्याय, स्वतंत्रता ये सब ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि आज लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण और वैश्वीकरण जैसे मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से समाज में यह तय होता है कि शक्ति का वितरण कैसे होगा और लोगों के अधिकार की रक्षा कैसे की जाएगी। इसलिए राजनीतिक प्रश्न समाज के विकास और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार आप लोग को पॉइंट वाइज बना के लिखें। देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से आप लोग को आंसर दिए हैं। इसका PDF भी मिल जाएगा। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें कितना लिखना है? 4 पेज लिखना है कम से कम 4 पेज लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार हमने आपको यूनिट 4 तक क्वेश्चन दिए हैं। राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप, व्याख्यात्मक, मानक और अनुभवजन्य स्पष्ट कीजिए। ये सब आप लोग को बताना है। तो देखिए यूनिट 2 यहाँ से यूनिट 1 का 3 क्वेश्चन लिए हैं। यूनिट 1 का 3 क्वेश्चन, फिर यूनिट 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। यूनिट 2 का शुरू होता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यूनिट 2 का भी 3 क्वेश्चन लिए हैं। और यूनिट 3 यहाँ पावर जो आप लोग को बताए थे, शक्ति, उसका भी इसका शायद 2 क्वेश्चन लिए हैं। यूनिट 3 का 2 क्वेश्चन और यूनिट 4 का भी 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार 10 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं सभी के। आप लोगों को इनका PDF दे देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूनिट 2 का आप क्वेश्चन 1 करते हैं। उदारवादी परंपरा को विस्तार से समझाइए। तो उदारवादी परंपरा को विस्तार से समझाना है। तो देखिए किस प्रकार आप लोग आंसर लिखेंगे, चलिए बताते हैं। तो यहाँ से आंसर शुरू हो जाते हैं। उदारवादी परंपरा राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसका मुख्य आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकार है। यह परंपरा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और उसे अपने जीवन का निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उदारवाद का विकास मुख्य रूप से यूरोप में हुआ, विशेषकर 17वीं और 18वीं शताब्दी में। यानी उदारवाद जो परंपरा है, जो व्यक्ति को स्वतंत्र का अधिकार देता है, और विकास इसका उदारवाद का विकास कहाँ हुआ है? यूरोप में हुआ और 17वीं 18वीं सदी में हुआ है। क्वेश्चन अगला पॉइंट है, उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य सीमित होना चाहिए। यानी राज्य का कार्य, जो भी राज्य, जब भी राजनीतिक में आप लोग राज्य पढ़िएगा, राज्य का अर्थ क्या होता है? देश। राज्य को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की शांति बनाए रखना का कार्य करना चाहिए। यह विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानती है। यानी यह जो विचारधारा, कौन विचारधारा? उदारवादी विचारधारा। यह राजनीति व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानती है और किसी भी प्रकार अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। यानी कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, उदारवाद निजी संपत्ति और बाजार अर्थव्यवस्था का सामना करता है। यह मानता है कि स्वतंत्र बाजार से आर्थिक विकास और समृद्धि आती है। साथ ही उदारवादी लोकतंत्र को समर्थन करता है, जिसमें जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है। यानी उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। हालांकि समय के साथ उदारवाद में भी बदलाव आया है। आधुनिक उदारवाद केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य पर भी जोर देता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भूमिका स्वीकार करती है। यानी जो आधुनिक उदारवाद है, वो केवल लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी पर जोर देती है। इस प्रकार उदारवादी परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का केंद्र में रखकर राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ यूनिट 3 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आप लोग देख के आप लोग एक बार सब लोग रिवाइज करके जाइएगा, ठीक से देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। जो पावर आप लोग को बताएं, उसकी अवधारणा समझाना है। शक्ति राजनीति का एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति का सामान्य अर्थ है दूसरों के व्यवहार, निर्णय या कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता। यानी कोई कार्य कर रहा है, उसको आप प्रभावित कर सकते हैं, तो इसी को क्या कहा गया है? शक्ति कहा गया है। राजनीति में शक्ति का प्रयोग शासन चलाने, कानून बनाने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। शक्ति केवल राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र में मौजूद होती है, जिसमें परिवार, शिक्षा, धर्म और
अर्थव्यवस्था, यानी इन सभी पर शक्ति का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए माता पिता का बच्चों पर प्रभाव, ये क्या कहा जाए, या क्या कह सकते हैं, तो शक्ति कह सकते हैं। शिक्षक का विद्यार्थियों पर नियंत्रण, यह भी शक्ति का उदाहरण है। सरकार का नागरिकों पर अधिकार, ये सभी शक्ति के रूप हैं। तो उदाहरण भी आप लोग को अच्छा दिए हैं। यहाँ है, राजनीतिक विचारकों ने शक्ति को अलग अलग तरीके से समझाया। कुछ के अनुसार शक्ति बलपूर्वक नियंत्रण है, यानी कुछ के अनुसार शक्ति जो है वो बलपूर्वक नियंत्रण है, जबकि अन्य इसे सहमति और प्रभाव के रूप में देखते हैं, यानी इसको बहुत से राजनीतिक विचारक वो सामान्य तरीके से देखते हैं। शक्ति के विभिन्न स्रोत होते हैं, धन, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा और संगठन। यानी शक्ति के विभिन्न स्रोत में कौन कौन आएंगे, धन आएंगे, ज्ञान है, अगर आपके पास धन है, ज्ञान है, पद है और प्रतिष्ठा है और यह संगठन है, तो आप लोग भी किसी के ऊपर शक्ति जता सकते हैं। जिनके पास ये संसाधन होते हैं वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शक्ति का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। सकारात्मक रूप में यह समाज में व्यवस्था और विकास लाती है, जबकि नकारात्मक रूप में यह दमन और शोषण का कारण बन सकती है। इसलिए शक्ति का संतुलित और न्यायपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसी प्रकार शक्ति राजनीति का आधार है और इसके बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था का कल्पना नहीं की जा सकती, यानी शक्ति के बिना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार देखिए, यहाँ यूनिट 3 के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। यूनिट 3 के 2 नंबर विभिन्न विचारकों के अनुसार शक्ति की व्याख्या आपको बताना है, जिसमें आप पढ़ लीजिएगा यहाँ। और यूनिट 4 के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो देखिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा इस वीडियो के कॉमेंट में। कमेंट से आप जुड़ जाइएगा, वहीं आप लोग का टेलीग्राम में PDF भेज देंगे, वहीं से आप पढ़ लीजिएगा पूरा PDF को। एग्ज़ाम टाइम जाते समय एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक से क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।